नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आज मैं लेकर आया हूं राज की फाइनेंशियल जर्नी का दूसरा एपिसोड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे राज ने अपनी सैलरी को मैनेज किया और बेसिक सेविंग शुरू किया था। आज हम बात करेंगे कि कैसे राज ने अपने 30s में वो एंटर कर चुका है, उसमें टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को अपनाया और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत बनाया और अपने सपनों को हकीकत बनाया। दोस्तों, राज की सैलरी 22 साल की उम्र में 20,000 थी। लास्ट वाले वीडियो में 20,000 हमने कंसिडर किया था, जो अब 30 साल की उम्र में उसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ हो गई है। 1 लाख पर मंथ इन हैंड। लेकिन दोस्तों, ये जो सैलरी है ये सिर्फ मैंने एक इमेजिन किया है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि सर 30 साल की उम्र में मैं 1 लाख कमाऊंगा, बहुत कम सोचते हो। अगर आप सोचते हो कि 30 साल की उम्र तक मेरी सैलरी कम से कम 2.5 से 3 लाख महीना होनी चाहिए, ये आपकी सोच होनी चाहिए। कम से कम 2.5 से 3 लाख महीना, ठीक है। तो ये ग्रोथ 8 साल के हार्ड वर्क और डेडिकेशन का नतीजा है, जो आज राज की मैं स्टोरी बता रहा हूं। राइट, राज ने अपने 8 साल के करियर में 10 लाख रुपए से ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। इसमें 5 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड्स में SIP है, 2 लाख रुपए का उसका PPF है और 3 लाख रुपए अलग अलग जगह उसने इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया या फिर स्टॉक मार्केट हो गया। तो दोस्तों, राज की सैलरी का ब्रेकडाउन समझते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, राज की सैलरी आती है वो 1 लाख के आसपास कुछ आती है इन हैंड। राइट, क्या है समझते हैं। राज की मंथली सैलरी 1,20,000 है, लेकिन एक्चुअल इन हैंड सैलरी कुछ आती है 1,02,000 के आसपास। इसके पीछे कुछ डिडक्शंस होते हैं, कुछ कटौतियां होती हैं। क्या है, ग्रॉस सैलरी से कट कर दिया जाता है। चलो अब उसको और समझते हैं डिटेल में। दोस्तों, सैलरी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और इन हैंड सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ग्रॉस सैलरी। दोस्तों, ग्रॉस सैलरी वो टोटल अमाउंट होता है जो एक कंपनी आपको सैलरी के रूप में ऑफर करती है। उसमें कोई भी डिडक्शंस नहीं होता। ये अमाउंट आपको कंपनी की तरफ से पहले बताया जाता है। राज की ग्रॉस सैलरी जो है वो 1,20,000 है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको समझना बेहद जरूरी होता है, जैसे बेसिक सैलरी। ये सैलरी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। यही सैलरी का फाउंडेशन है। बेसिक सैलरी पर ही आपके अदर बेनिफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे PF प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुइटी, ये इसका कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर ही होता है। दूसरा है दोस्तों हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी कि HRA। देखो, मैं यहाँ पे एक सैलरी स्लिप स्क्रीन पर दिख रही होगी। राइट, सैलरी स्लिप के जरिए आप सब कुछ समझिए क्या क्या चीजें होती है। अगर आप रेंट पर रह रहे हो तो कंपनी आपको HRA देती है, जो आपके बेसिक सैलरी का 1% होता है। ये आपको रेंट का एक्सपेंस कवर करने में मदद करता है, लेकिन मैक्सिमम सारी कंपनी HRA देती है वैसे। राइट, इसके अलावा है डियरनेस अलाउंसेस, DA। ये अलाउंस सैलरी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये हर कंपनी नहीं देती है। उसके बाद आता है स्पेशल अलाउंसेस। ये एक एक्स्ट्रा अलाउंस होता है जो एम्प्लॉयर यानी कंपनी आपको स्पेशल कंडीशन के लिए दे सकती है, जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। आपने सुना होगा, मैं सेल्स की बात करता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं आपको सेल्स करोगे तो आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, तो वही इंसेंटिव्स पे आपको मिलता है ये अलाउंसेस। इसके अलावा दोस्तों, आपने बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं बच्चों से बात करता हूं, सर पूछते हैं मुझसे कि सर ये CTC क्या होता है। CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। CTC वो टोटल अमाउंट होता है जो कंपनी आपको 1 साल में पे करती है। CTC में आपकी ग्रॉस सैलरी के अलावा भी कुछ चीजें इंक्लूड होती है, जैसे बोनस हो गया। बोनस ये एक एनुअल रिवॉर्ड होता है दोस्तों, जो कंपनी आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पर दे सकती है। इसके अलावा PF भी ऐड होता है CTC में। प्रोविडेंट फंड, ये आपका रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होता है। क्या होता है? रिटायरमेंट सेविंग स्कीम। यहां पे कंपनी और एम्प्लॉय दोनों ही इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा ग्रेचुइटी, ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने के बाद दिया जाता है। इसके अलावा कंपनी इंश्योरेंस भी देती है, कराती है अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जो कंपनी आपको देती है। राज की ग्रॉस सैलरी दोस्तों 1,20,000 है, लेकिन CTC इससे ज्यादा है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर का यानी कंपनी का कंट्रीब्यूशन, PF, ग्रेचुइटी और इंश्योरेंस भी होता है। डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी, कुछ डिडक्शंस आपकी ग्रॉस सैलरी से किए जाते हैं। ये डिडक्शंस टिपिकली आपके सैलरी स्लिप में क्लियरली मेंशन होते हैं। राज की सैलरी में ये डिडक्शंस हो रहे हैं। अब क्या डिडक्शंस हैं, चलिए देखते हैं। प्रोविडेंट फंड यानी कि PF एक रिटायर, जैसे मैंने कहा PF जो है दोस्तों एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसमें कंपनी और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। राज के केस में जो PF है 12,000 की PF डिडक्शन होती है और जो बेसिक सैलरी का 10% का हिस्सा है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर राज की बेसिक सैलरी 1,20,000 में से 80,000 है, तो PF का 10% यानी 8,000 होता है, लेकिन राज के केस में 12,000 का PF डिडक्शन हो रहा है,
जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स। कुछ कंपनीज, ये एक स्टेट लेवल टैक्स होता है जो सैलरी पर लगाया जाता है। हर स्टेट में पीटी जो प्रोफेशनल टैक्स की रेट अलग अलग होती है। ज्यादातर इसको 200 रुपए किया जाता है, तो राज के भी 200 डिडक्ट होंगे। ठीक है, इसके अलावा आता है दोस्तों टीडीएस। बहुत बहुत जरूरी है ये टीडीएस, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। टीडीएस वो टैक्स होता है जो सैलरी से डायरेक्टली डिडक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया जाता है। राज की सैलरी में 5000 टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। अब इसके अलावा देखो दोस्तों, जितने भी वर्ड्स यूज कर रहा हूं, टीडीएस हो गया, टैक्स हो गया, ये सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, मैं पहले में स्टार्टिंग बताना भूल गया दोस्तों, आप पेन कॉपी लेके बैठो तो ही देखो यार, ये सिर्फ देखकर जाने वाली वीडियो नहीं है। इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, उसको डेली रिवाइज करिए, तभी चीजें समझ में आएगी। इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऐसे ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलने वाली। बेहद बढ़िया वीडियो होगी ये, बहुत मजेदार वीडियो। हालांकि वीडियो लंबी होगी, देखना आराम से बैठ के, मजा आएगा। अब बात करते हैं इनहैंस सैलरी की। तो दोस्तों इनहैंस सैलरी कैलकुलेशन जो होता है, इनहैंस सैलरी वो अमाउंट होता है जो आपको सैलरी के बाद मिलता है, यानी जो डिडक्शंस के बाद एक्चुअल में आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यार इनहैंस सैलरी का मतलब ये नहीं होता कि हाथ में सैलरी जो मिल रही है, हाथ में रखी जा रही है। इनहैंस सैलरी का मतलब जो आपके अकाउंट में आता है। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी आपकी मान लो 1,20,000 है, उसमें डिडक्शंस क्या है? पीएफ है 12,000 का डिडक्शन हो रहा है, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपए का हो रहा है, टीडीएस टैक्स डिडक्ट एट सोर्स 5,000 रुपए का हो रहा है। तो इनहैंस सैलरी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, 1,20,000 में से 12,000 माइनस किया, 200 माइनस किया, 5,000 माइनस किया, तो टोटल इनहैंस सैलरी जो आएगी राज की 1,02,800 रुपए आएगी। ठीक है, तो राज को 1,02,800 रुपए पर मंथ इनहैंस सैलरी यानी कि अकाउंट में मिलती है। अब उसमें मैंने पहले बताया टीडीएस कट रहा है, टैक्स कट रहा है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल, बहुत बेहतरीन यहां पे मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक पैसा है जो हम सबको अपनी इनकम या प्रॉपर्टी पर देना पड़ता है। जैसे सरकार अपने काम चला सकती, जैसे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, वो टैक्स से करती है। जैसे सड़क बनाना, स्कूल, हॉस्पिटल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें टैक्स से जाती है। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो डायरेक्टली इनकम या प्रॉपर्टी पर लगता है, जैसे इनकम टैक्स जो हमारी सैलरी या बिजनेस से आता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी कमाती है उससे उसको देना पड़ता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो चीजों सामान पे लगता है, सर्विस पे लगता है, राइट, शॉपिंग पे लगता है। सबसे कॉमन एग्जांपल जीएसटी, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमारे खरीदने पर लगता है, राइट, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा दोस्तों टैक्स आपकी टोटल इनकम पर लगता है जो आप हर साल कैलकुलेट करते हो। फिर से बोल रहा हूं, टैक्स आपके टोटल इनकम पर लगता है जो आप हर साल कैलकुलेट करते हो और सरकार को पे करते हो। यह आपके इनकम के फाइनल अमाउंट पर होता है जो सैलरी, बिजनेस इनकम या किसी भी सोर्स से हो सकता है। एग्जांपल समझते हैं, अगर आपकी एनुअल इनकम अगर 5 लाख है और आपको 50,000 का टैक्स देना है तो आपको साल के एंड में 50,000 पे करना पड़ता है। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस, टैक्स और टीडीएस में थोड़ा डिफरेंस है। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टीडीएस एक प्रोसेस है जिसमें आपकी इनकम के कुछ हिस्सा, इनकम का कुछ हिस्सा पहले ही सोर्स पर डिडक्ट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है। जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया। दोस्तों इसमें क्या होता है, कंपनी या बैंक आपकी इनकम से टैक्स का कुछ हिस्सा डायरेक्टली डिडक्ट कर लेती है और सरकार को पे कर देती है। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आपकी सैलरी 50,000 है पर मंथ है, 50,000 पर मंथ है और आपकी कंपनी आपके सैलरी से 5,000 टीडीएस डिडक्ट कर लेगी, काट लेगी, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 45,000 ही मिलेगी और जो 5,000 रुपए है वो सरकार के पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ी सी समझते हैं एक चीज, इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है ये समझते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है। तो दोस्तों इनकम टैक्स स्लैब अप्लाई किए जाते हैं। जैसे 2.5 लाख, हर एक इनकम टैक्स का अपना स्लैब टैक्स होता है, स्लैब लिमिट होती है, समझते हैं। 2.5 लाख से मतलब 2.5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं होता। 2.5 लाख से 5 लाख तक पर 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स लगता है। 10 लाख से ज्यादा पर 30% का टैक्स लगता है। अब समझते हैं राज की सैलरी के हिसाब से। राज की इनकम है 12 लाख रुपए, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा, टैक्स जरूर कैलकुलेट होगा। और अगर राज ने टीडीएस पे किया है तो उसे टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, राइट। अब समझते हैं, जब भी आपको सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट एक्स्ट्रा मिलता है उसमें से कुछ अमाउंट सोर्स जहां से वो चीज शुरू हो रही है वहीं पर आपका पैसा कट जाता है, ये टीडीएस होता है।
राज की सैलरी 5,000 टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, कट रहा है, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है। दोस्तों राज की एनुअल इनकम 12 लाख रुपए है। अब मैं दोनों रेजिम्स के हिसाब से उनका टैक्स कैलकुलेट बताऊंगा। मतलब जो टैक्स होता है ना, टैक्स जो होता है ये दो तरह के कैलकुलेट किए जाते हैं। एक न्यू टैक्स रेजिम है, एक होता है ओल्ड टैक्स रेजिम। अब न्यू टैक्स रेजिम समझना, इसमें डिडक्शंस नहीं कंसीडर किया जाता। अगर इनकम 12 लाख है तो टैक्सेबल इनकम क्या होगा, 12 लाख पे ही टैक्स लगेगा। टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा, 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख, ध्यान से समझना, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, ध्यान से समझना। टैक्स कैलकुलेट बताने जा रहा हूं न्यू रेजिम के हिसाब से, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। इसमें क्या होता है, इसमें कोई डिडक्शन कंसीडर नहीं किया जाता। अगर इनकम राज की 12 लाख है तो 12 लाख पे टैक्स लगेगा। अब समझते हैं, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख पे कितना लगेगा, 5% का टैक्स। तो 5% का हम 2.5 लाख निकालेंगे, कितना आएगा, 2.5 लाख का अगर 5% निकालते हैं तो आएगा 12,500 रुपए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2.5 लाख का 5% होता है 12,500, ये एक अमाउंट हो गया। दूसरा है 5 लाख से 10 लाख कितना लगता है, 20%। तो वहीं अगर मैं 5 लाख का 20% निकालूंगा तो अमाउंट आएगा कितना, 1 लाख रुपए। बचा कितना, 10 लाख से 12 लाख, 10 लाख से 12 लाख यानी कि 30%। 10 लाख से ज्यादा हमने 30% बोला था, राइट। 30%, अगर 30% है दोस्तों, 30% किसका, बचे हुए 2 लाख का। 30% जो है 2 लाख का कितना होगा, 60,000 रुपए होगा। तो टोटल टैक्स कितना हो गया, 12,500 हो गया, 1 लाख हो गया और 60,000 हो गया। तो टोटल टैक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेजिम के हिसाब से 1,72,500 रुपए बनता है। ये टैक्स है न्यू रेजिम के हिसाब से, जहां पे कोई डिडक्शंस नहीं होता, कंसीडर नहीं किया जाता। अब ओल्ड टैक्स रेजिम समझते हैं, जहां पे डिडक्शंस होते हैं, जहां पे आपके डिडक्शंस होते हैं 80C और 80D में। ये समझाऊंगा क्या होता है 80C 80D। एज्यूम करिए राज ने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, यहां पे इन्वेस्टमेंट कंसीडर होगा। 80C और 80D में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, उसको रिबेट मिला है 1.5 लाख के हिसाब से। तो टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, 12 लाख रुपए इसकी सैलरी थी, जिसमें से 1.5 लाख रुपए क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, 10,50,000। यानी कि टैक्स कितने में लगेगा, 10,50,000 में लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% लगेगा 2.5 लाख रुपए का। कितना हुआ, 12,500 हुआ। वहीं पे आगे चलेंगे, 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना परसेंट लगता है, 20%। तो 5 लाख का 20% कितना हुआ, 1 लाख रुपए हुआ। वहीं पे 10 लाख से 10.5 लाख, क्योंकि हमारे पास 50,000 बचा, 10.5 लाख का कंसीडर हो रहा है, 10.5 लाख। तो यहां पे जो 30% है किसका, 50,000 का, वो होता है 15,000। तो टोटल टैक्स कैलकुलेट करेंगे ओल्ड रेजिम के हिसाब से 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 15,000, कितना हुआ, 1,27,500। तो इससे समझ में आता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में हमें ज्यादा फायदा होता है। न्यू टैक्स रेजिम में राज का टोटल टैक्स कितना हो रहा है, 1,72,500 हो रहा है। ओल्ड टैक्स रेजिम में जो राज का टोटल टैक्स हो रहा है 1,27,500 हो रहा है, क्योंकि वहां पे डिडक्शंस कंसीडर है, क्योंकि उन्होंने डिडक्शंस लिए हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करके देखना। अब अगर राज को डिडक्शंस लेने की आदत है, जैसे 80C हो गया, 80D हो गया, ये टैक्स रिबेट मिलता है इसमें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ओल्ड टैक्स रेजिम, ज्यादा बेनिफिशियल होगा इसमें। लेकिन अगर उनको टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना नहीं, तो उनके लिए न्यू टैक्स रेजिम अच्छा है, क्योंकि ये सिंपल है और टैक्स रेट्स भी थोड़े कम होते हैं इसमें। मैंने बताया था पहले 80C 80D क्या होता है, ये इनकम टैक्स का सेक्शंस हैं, 80C 80D है। 80C 80D दोस्तों एक्ट के, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर प्रोविजंस है, जिनके थ्रू, प्रोविजन मतलब एक बंदोबस्त है, सुविधा है, जिनके थ्रू आप अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे, अगर आप, जैसे मैंने बताया था, टोटल इनकम 12 लाख रुपए था, उसने इन्वेस्ट किया 1.5 लाख रुपए तक, तो उसका जो टैक्सेबल यानी कि टैक्स अब 12 लाख पे नहीं लगेगा, 1.5 लाख का उसने इन्वेस्ट दिखा दिया इन्वेस्टमेंट, तो उसका जो टैक्स लगेगा वो 10.5 पे लगा था, जो हमने अभी देखा, राइट। तो 80C समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले सेक्शन 80C दोस्तों, टैक्स डिडक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 80C के अंडर आप अपनी कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस, खर्चे पर टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। ये डिडक्शन जो होता है आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करता है, जैसे मैंने भी बताया, और आपको टैक्स सेविंग्स भी होती है, राइट। मैक्सिमम डिडक्शंस लिमिट क्या होती है, सेक्शन 80C के अंडर जो आप 1 साल में 1.5 लाख तक की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं।
1.5 लाख तक का डिडक्शन एक साल में क्लेम कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है जो 80C में आपको टैक्स रिबेट या टैक्स की छूट देता है, जैसे EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसके बाद है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके बाद है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, नेशनल पेंशन स्कीम, होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट। ये सब डिडक्शंस एक साल में 1.5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करता है। इसके अलावा है सेक्शन 80D। क्या होता है? तो दोस्तों टैक्स डिडक्शंस ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। 80C क्या है? इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस। 80D क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। सेक्शन 80D के अंडर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और स्पेसिफिक मेडिकल एक्सपेंसेस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन जो है आपको अपनी हेल्थ और फैमिली की वेल बीइंग के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। जो 80D है उसके अंडर डिडक्शंस क्लेम जा सकते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो गया, डिडक्शंस फॉर सीनियर सिटीजन्स। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं 80C और 80D में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। 80C में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर डिडक्शंस मिलता है, जैसे PF हो गया, PPF हो गया, NSC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, प्रीमियम हो गया। 80D में आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव चेकअप्स पर डिडक्शंस मिलता है। ठीक है, तो ये आई होप 80C 80D आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों अब राज की सैलरी तो इंक्रीज हो चुकी है, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है राज, तो वहां पे ITR का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ITR क्या होता है, पूरा फाइलिंग प्रोसेस समझते हैं। ITR क्या है? ITR मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ITR एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें हम अपनी टोटल इनकम, डिडक्शंस और टैक्स पेमेंट्स डिक्लेयर करते हैं। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है जिसमें आप अपनी इनकम और टैक्स लायबिलिटी का हिसाब सरकार को देते हो। ITR को फाइल करना क्यों जरूरी है समझते हैं। आप अपने टैक्स लायबिलिटीज को सही तरीके से डिक्लेयर करते हो। अगर आपने ज्यादा टैक्स पे किया है तो आपको रिफंड मिल सकता है। आपकी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी क्लियर होती है, जो फ्यूचर में लोन या वीजा एप्लीकेशंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होती है। टैक्स ऑफिशियल्स को पता चलता है कि आप अपने टैक्स सही से भर रहे हैं। तो दोस्तों ITR फाइल करने की जरूरत क्यों है, क्यों हमें ITR फाइल करना चाहिए? टैक्स लायबिलिटी को डिक्लेयर करना, यानी कि ITR फाइल करना आपकी टैक्स लायबिलिटी को डिक्लेयर करने का एक ऑफिशियल तरीका है। अगर आपको टैक्स पे करना है तो ITR फाइल करना जरूरी होता है। रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप। अगर आपने ज्यादा टैक्स पे किया है तो ITR फाइल करने पर आपको रिफंड भी मिल सकता है। दोस्तों लोन और वीजा एप्लीकेशंस में भी इसमें हेल्पफुल होता है। जब आप लोन या वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपने लास्ट 2 से 3 साल का ITR रिटर्न दिखाना होता है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के ऊपर होती है तो ITR फाइल करना आपके लिए लीगल रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप ITR फाइल नहीं करते तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। नाउ नेक्स्ट इज ITR फाइलिंग का पूरा प्रोसेस। बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आज मैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। मैंने कहा था वीडियो लंबी है लेकिन वीडियो बहुत मजेदार होगी दोस्तों। आप डजंट मैटर कि आप बैंक में काम कर रहे हो, फाइनेंस में काम कर रहे हो, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ITR तो फाइल करते होगे ना, लेकिन कहां से करते हो? जाहिर सी बात है मैक्सिमम मेरे दोस्त ITR फाइल करने के लिए CA अपॉइंट कर रहे हैं। मैक्सिमम मेरे दोस्त CA को अप्रोच करते हैं ITR फाइल करने के लिए। चलिए समझते हैं पूरा प्रोसेस। ITR फाइल करना थोड़ा डिटेल्ड प्रोसेस है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप इजीली से कर सकते हैं ITR फाइल। राज के केस में भी वो सैलरीड इंडिविजुअल है तो उनको ITR 1 फॉर्म भरना पड़ेगा। चलिए स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल पर लॉगिन करना। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल का लिंक जैसे होता है आपका इनकम टैक्स इंडिया E-फाइलिंग करके होगा। इनकम टैक्स इंडिया E-फाइलिंग करके ये आपको लिंक मिलेगा। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा वहां पे। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखना ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पे मैं बता रहा हूं कि आपको ITR कैसे फाइल करना है। ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स इंडिया E-फाइलिंग वाले लॉगिन या वेबसाइट पे। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो दोस्तों आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं उस वाले अपने लिंक पे। तो क्या करना है, वेबसाइट पे विजिट करिए, उसके बाद अपना पैन नंबर डालना होगा, राइट, अपना पासवर्ड डालना होगा, वहाँ पे कैप्चा कोड आएगा वो एंटर करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है। ये बेसिक सा चीज़ें हैं। अब क्या करना है, स्टेप 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फॉर्म चूज़ करना है। फॉर्म कौन सा होगा? ITR 1 होगा। ये फॉर्म फिल करना होगा। ये फॉर्म सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए होता है जिनके पास सैलरी इनकम हो।
और उनका इनकम 50 लाख तक होना चाहिए। भाई 50 लाख से कम होना चाहिए मतलब, ठीक है। ITR 1 फॉर्म का यूज़ उन लोगों के लिए होता है जो सिर्फ सैलरी से इनकम कमा रहे हैं, उनका इनकम 50 लाख से कम हो, उनके पास कोई बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए। स्टेप 3 क्या होता है दोस्तों, पर्सनल डिटेल फिल करना होगा। फॉर्म में आपको अपने पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है, जैसे आपका पैन नंबर से जो सारे डिटेल आपके पैन नंबर से लिंक्ड होता है, राइट। पैन नंबर ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो आपके टैक्स रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। आधार नंबर, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको अपना आधार नंबर भी एंटर करना होगा। उसके बाद होता है दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस। बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपको अपना एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड देना होता है जिसमें रिफंड अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद स्टेप आता है इनकम डिटेल्स फिल करना। राज या फिर आप अपनी सैलरी का डिटेल्स को फिल करना होगा। ये डिटेल्स आपको अपनी सैलरी स्लिप से मिलेंगी, राइट। सैलरी इनकम होता है, आपको अपनी टोटल सैलरी इनकम को इंक्लूड करना होगा जो आपके पे स्लिप में होता है। उसके बाद दोस्तों अदर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि अगर आपको किसी और सोर्स से इनकम मिल रही है, जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको किसी ना किसी अकाउंट से, सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट, तो उससे भी डिक्लेयर करना होगा। एंड फॉर्म में सैलरी इनकम का सेक्शन आपके लिए रेलिवेंट होगा। यहाँ पर आपको अपनी ग्रॉस सैलरी, अलाउंसेस और डिडक्शंस को मेंशन करना होता है। स्टेप 5 है दोस्तों टैक्स पेड डिटेल। राज यानी कि राज या आपको अपनी TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और अपनी एडवांस टैक्स की डिटेल्स देनी होती है। इसका अमाउंट आपकी सैलरी स्लिप में दिया होता है। राज को अपने सैलरी से डिडक्टेड TDS अमाउंट को फॉर्म में फिल करना होगा। एडवांस टैक्स क्या है, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हो या कोई और एडवांस टैक्स पेमेंट किया हो तो उसकी डिटेल देनी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। अगर आपने सेक्शन 80C फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया PF, PPF, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, 80D यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस या और कोई टैक्स सेविंग डिडक्शंस क्लेम की है तो उन्हें भी फॉर्म में मेंशन करना बेहद जरूरी होता है। ये डिडक्शंस आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करती है जो आपके ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है। ऑलराइट दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन, यानी कि फॉर्म को फिल करने के बाद आपको अपने डिटेल्स को वेरीफाई करना होता है। आप अपनी फाइलिंग को आधार OTP के थ्रू या EVC मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए आप वेरीफाई कर सकते हैं। आधार OTP, अगर आपका आधार कार्ड लिंक्ड है आपके मोबाइल नंबर से तो आप OTP के थ्रू अपनी फाइलिंग को वेरीफाई कर सकते हैं। EVC, अगर आप आधार OTP का यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी फाइलिंग वेरीफाई करने के लिए EVC का यूज करना होगा। ये EVC आप ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। स्टेप 8 है आपका दोस्तों फाइलिंग द रिटर्न। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट करना होता है। आपका ITR सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगा जो आपके फाइलिंग, आपके फाइलिंग का प्रूफ होता है। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है ये आपके ITR फाइलिंग का कंफर्मेशन होता है। इसका प्रिंट आउट रखना जरूरी होता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ITR फाइल करने के बाद क्या होता है, राइट। तो इसके बाद अगर आपने ज्यादा टैक्स पे किया है तो आपका रिफंड मिल सकता है। रिफंड आपके बैंक अकाउंट में जो आपने वहां पे लिंक किया है, जो आपने डिटेल डाला है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। टैक्स लायबिलिटी, अगर आपका टैक्स ड्यू है तो आपको अपने ड्यू अमाउंट को टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर पे करना होता है। ITR फाइल करना एक जरूरी प्रोसेस है दोस्तों जो आपको अपनी इनकम और टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करने के लिए ऑफिशियल तरीका देता है। राज को या फिर आप अपनी बात करें, आप राज की बात करें, अपनी सैलरी डिटेल्स, डिडक्शंस और TDS को सही से डिक्लेयर करके ITR फाइल करनी होगी। ये प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो बड़ा आसान है। जैसे मैंने पूरा बताया था, बार बार देखिएगा, नोट करिएगा, इसको नोट्स करके रखिएगा। और मैं चाहता हूं कि आगे से कोशिश करिए कि आप किसी CA का कोई हेल्प ना लें, CA को अप्रोच ना करें, खुद से करें। तो दोस्तों ये राज की जर्नी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अर्ली एज में फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग से हम अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग, सैलरी कंपोनेंट्स, ITR फाइलिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को समझना और उसको अपनाना बेहद जरूरी होता है। राज की तरह अगर हम अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से मैनेज करें तो हम अपने सपनों को हकीकत बिल्कुल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कहानी राज की थी। राज इस वाले एपिसोड में आप कह सकते हो राज ने इन्वेस्ट किया, काफ़ी पैसा कमाया, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, अलग अलग जगह से उसने पैसे कमाए और उसने अपनी शादी भी कर ली। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा उसके कई सारी जिम्मेदारियां हैं, कई सारी लायबिलिटीज हैं। अब वो अपनी फैमिली के लिए सेविंग्स कैसे करता है और रिटायरमेंट प्लान को कैसे फोकस करता है। तो दोस्तों बने रहिए, स्टे ट्यून विद BFSI अड्डा 24/7। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेशक हमें फॉलो करिए और इस तरह के वीडियोस के नोट्स बनाइए, आपको बहुत मजा आएगा। और आप बताइए मुझे और किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए। दोस्तों देखिए, मैं और मेरी टीम बेहद मेहनत करते हैं इन सब चीज़ों को लाने के लिए। ये ऐसे चुटकी का काम नहीं होता यार, इसमें एक्चुअली मेहनत लगती है। तो बहुत रिसर्च करना पड़ता है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन नहीं देना, सब कुछ सही तरीके से डिलीवर करना है, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जैसे कोई इंसान मूवी बनाता है, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब मूवी बनाता है ना, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, वैसे ही ये करना पड़ता है दोस्तों। तो आप यार इस चीज़ के लिए, आप अपने आप को एजुकेट करने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए मैं ये काम करता हूँ। मैं फ्री में कोर्सेस ला रहा हूँ, फ्री में जॉब मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों आप पीछे रहे यार, क्यों पीछे रहे? अपने आप को एजुकेट करिए, अपने आप को स्किल्स पे काम करिए और स्किल्ड होइए, और बहुत सारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।